हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत दिन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मौर्य साम्राज्य के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन 1 है अग्रोनोमोई, ऑप्शन नंबर बी है शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है सीताध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है अकराध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष के द्वारा राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत है भूमि कर, वह एकत्रित किया जाता था। चलिए डिटेल में देखते हैं। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय या व्यापार कर वसूल करता था। तो शुल्काध्यक्ष जो होता था वो व्यवसाय या व्यापार पर जो कर लगता था उसको वसूल करता था। अकरा अध्यक्ष या अकारा अध्यक्ष खानों यानी कि माइन का नियंत्रण करता था। इस तरह से हमारा विकल्प सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो सीधा अध्यक्ष था भूमि का कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ऑप्शन 1 है समाहर्ता, ऑप्शन नंबर बी है व्यावहारिका, ऑप्शन नंबर सी है अंतपाल, ऑप्शन नंबर डी है परदेष्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। राजस्व इकट्ठा करने का जो कार्य करता था वो करता था समाहर्ता। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षा या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। तो अंतपाल का जो कार्य होता था वो सीमा रक्षक या फिर सीमावर्ती जो दुर्ग होते थे उनकी देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? तो ऑप्शन 1 है पोतवाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है पणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है सीताध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है सूनाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोतावध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष तोल माप यानी कि माप तोल का प्रभारी था। पणाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, पण जो है मौर्य साम्राज्य में एक प्रकार की मुद्रा भी थी, तथा सूनाध्यक्ष बुच्चड़ खाने के प्रभारी थे। जो सूनाध्यक्ष थे वो बुच्चड़ खाने के प्रभारी थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा पोतावध्यक्ष। और सीताध्यक्ष किससे संबंधित था? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। सीताध्यक्ष जो था वो कृषि योग्य भूमि से राजस्व वसूल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो पूछा गया है पंकोदक सनिरोधे नाम से लिया जाने वाला जुर्माना कौन सा था? तो ऑप्शन 1 है पीने के पानी को गंदा करने पर, ऑप्शन बी है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ऑप्शन सी है कूड़ा फेंकने पर, ऑप्शन नंबर डी है मंदिरों को गंदा करने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर पंकोदक सनिरोधे जो जुर्माना लोगों से लिया जाता था। पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने पर या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। तो सड़क पर जो जल और कीचड़ इकट्ठा करते थे या कोई कीचड़ फेंकते थे उनसे ये जुर्माना लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 बीसी से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं पर हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो नालंदा जो था वो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में की गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल का हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
या विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो ऑप्शन 1 है धर्म महामात्र, ऑप्शन बी है धर्म स्थनीय, ऑप्शन नंबर सी है रज्जुक और ऑप्शन नंबर 4 में है कंटक शोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, यानी कि धर्म स्थनीय और कंटक शोधन, ये 2 न्यायालय अर्थशास्त्र के अनुसार अस्तित्व में थे। तो चलिए इनकी डिटेल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्य 2 प्रकार के थे। तो 2 प्रकार के न्यायालय थे, चलिए देखते हैं। एक था धर्म स्थनीय और दूसरा था कंटक शोधन। धर्म स्थनीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। तो धर्म स्थनीय दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन था जो फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। प्रतिष्ठा जो था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। तो ये 2 जो हैं ये इन दोनों न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, प्रतिष्ठा और व्यवहारिक। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित है कि जो अमात्य धर्मोपशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बना दिया जाता था। तो जो अमात्य थे यदि वो शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध हो जाते थे उन्हीं को न्यायाधीश बना दिया जाता था। और ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी कौटिल्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने वृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक माना जाता है उसके साम्राज्य विस्तार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो पूछा गया है कि इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। इनमें से सबसे पहले आया मौर्य राजवंश, उसके बाद कुषाण, फिर गुप्त और उसके बाद वर्धन वंश। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, फिर गुप्त राजवंश 319 से 550 ईसा पूर्व तक, और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, फिर उसके बाद गुप्त राजवंश जो कि 319 से 550 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। तो ये इस प्रकार से राजवंशों की सूची है जिसमें कि मौर्य राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो किसके ग्रंथ में हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन? ऑप्शन 1 है भास, ऑप्शन नंबर बी है शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी है विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर डी है अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त का कौन सा ग्रंथ है? तो उसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। चलिए इसका आंसर देखते हैं, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन, अगस्तीनियस ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन बी है 5, सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था जो इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं।
तो नंबर 1 है दार्शनिक, नंबर 2 है कृषक, नंबर 3 है पशुपालक, नंबर 4 है कारीगर, नंबर 5 है योद्धा, नंबर 6 है निरीक्षक और नंबर 7 है सभासद। मैगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। यानी कि मैगस्थनीज बताता है कि भारत में दास प्रथा मौर्यों के काल में प्रचलित नहीं थी। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। यानी कि अपनी जाति से बाहर कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता था। ये मैगस्थनीज लिखता है अपनी पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही जान चुके हैं, तो आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा। आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज की इंडिका। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैगस्थनीज की इंडिका में बताया गया है कि भारत में मौर्यों के काल में दास व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो आई थिंक इसका आंसर भी सभी को पता होगा। आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज की इंडिका में। मैगस्थनीज की इंडिका में समाज का 7 श्रेणियों में विभाजन किया गया है, जो इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 है दार्शनिक, नंबर 2 है कृषक, नंबर 3 है पशुपालक, नंबर 4 है कारीगर, नंबर 5 है योद्धा, नंबर 6 है निरीक्षक और नंबर 7 है सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड। टैक्स चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। चलिए इसका डिटेल आंसर जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह की डिटेल व्याख्या मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएं। यदि मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। यानी कि एक समिति में 30 सदस्य होते थे और कुल कितनी समितियां थी? तो 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प ए सही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कर की जो टैक्स की जो चोरी करते थे उसको मृत्युदंड दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था। तो इंडिका का मूल लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज इंडिका का मूल लेखक है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये रचना आज हमारे पास मूल रूप में उपस्थित नहीं है। लेकिन मैगस्थनीज के बाद के लेखकों जैसे निरियाकस है, डायोडोरस है, स्ट्रैबो है, इन्होंने मैगस्थनीज की इंडिका को आधार बनाकर अपनी रचनाओं को लिखा है, जिससे हमें इंडिका के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन को बार बार में शब्दों को बदलकर पूछा जाता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है और इंडिका के लेखक ही मैगस्थनीज हैं। जो इंडिका आज हमारे पास मूल रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन बाद के लेखकों ने इंडिका को आधार बनाकर अपनी रचनाओं की रचना की है, जिससे हमें इंडिका के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग एवं बलि थे। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भाग और बलि क्या थे? तो ऑप्शन ए है सैनिक विभाग था, ऑप्शन बी है राजस्व के स्रोत थे, ऑप्शन सी है धार्मिक अनुष्ठान है, ऑप्शन नंबर डी है प्रशासकीय विभाग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के स्रोत थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा कौटिल्य। से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता था। यानी कि उत्पादन का एक भाग जो होता था वो राजा का होता था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का एक स्रोत था। तो बलि और भाग राजस्व का स्रोत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से। दोस्तों आई होप
तो दोस्तों ये था आज का हमारा मौर्य साम्राज्य का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।